क्लास रहेगी भारतीय कृषि के ऊपर रहेगी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत में जो कृषि है वो किन किन फसलों की जाती है, और एग्रीकल्चर सेक्टर का जो है वो भारत की अर्थव्यवस्था में क्या कंट्रीब्यूशन रहता है। अब देखिए कि आपका जो कृषि है, भारत कैसा देश है, कृषि प्रधान देश है। इसमें अलग अलग प्रकार की फसलें हम लोग बीजते हैं, लेकिन कृषि जो है वो हम लोगों के लिए कैसे जरूरी रहती है और क्या जो है वो हम लोगों के लिए यहाँ से आपका मिलता है। अब देखिए, कृषि जो है वो किसी भी सभ्यता या किसी भी देश की जो है वो इसको आधारभूत शिला जो है वो हम लोग कहते हैं। दूसरा, कृषि से जो है वो हमारी विदेशी पूंजी जो है इसका भी अर्जन रहता है। इससे आपको पता है कि रोजगार जो है वो भी काफी ज्यादा लोगों को उपलब्ध रहता है, और उस देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए जो है वो एग्रीकल्चर आपका काफी ज्यादा जरूरी रहता है। और दूसरा, हमारा जो एग्रीकल्चर है, भारत की अगर बात करें, भारत एक कैसा देश है, कृषि प्रधान देश जो है वो हम लोग इसे कहते हैं। तो भारत की लगभग 60% आबादी को जो है वो आपका कृषि क्षेत्र से रोजगार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो आपका उपलब्ध करवाया जाता है। तो यही सारी चीजें जो है वो हम लोग भारतीय कृषि में करेंगे। और आज जो है वो आपने इसका लिंक जो है वो अपने और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, ताकि इस क्लास के साथ जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में करेंगे, भारतीय कृषि के बारे में हमने करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, एक जनरल अगर परिचय की बात की जाए, तो जो भारत में कृषि की जाती है उससे क्या है, जैसा मैंने आपको बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में कृषि जो है वो एक केंद्र बिंदु की तरह काम करता है। भारत की आर्थिक और सामाजिक, यानी कि अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ की सोशल और इकोनॉमिक लाइफ जो है उसका बेस भी हम लोग इसे कहते हैं। यहाँ पर जो है वो भारत की कृषि से काफी ज्यादा लोगों को जो है वो रोजगार यहाँ से मिलता है। और देखिए कि आपका विदेशी मुद्रा अर्जन के लिए जो है वो आपका ये क्या है, एक बहुत अच्छा माध्यम जो है वो हम लोग इसे कहते हैं। अब आगे देखिए कि अगर अर्थशास्त्र की भाषा में इसे देखा जाए तो इसे अर्थशास्त्र में जो है वो प्राइमरी एक्टिविटीज में से रखा जाता है, क्योंकि आपका इंडस्ट्रीज के लिए जो है एग्रीकल्चर से हमें क्या मिलता है, कच्चा मटेरियल जो है वो आपका कच्चा माल उपलब्ध करवाता है, जिसके बाद जो है वो आपके दूसरे उत्पाद जो है वो इससे बनाए जाते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है आपका इन फसलों का जो प्रोडक्शन है, हम लोग भारत की अगर बात करें, भारत में और अन्य देशों में भी इसका दो स्तर पर जो है खाद्यान्न के रूप में भी किया जाता है उत्पादन, और दूसरा एक आपका कमर्शियल लेवल के ऊपर, वाणिज्यिक स्तर के ऊपर भी इसका उत्पादन किया जाता है। अब अगला जो है कि अगर कृषि शब्द की बात करें तो ये अंग्रेजी भाषा के एग्रीकल्चर शब्द, ठीक है, इसमें एग्रीकल्चर शब्द जो है कृषि के लिए प्रयोग किया जाता है। अब एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, लैटिन शब्द एग्र या एग्री से हुई है। एग्री का मतलब यहां पर क्या लिया गया है, आपका मृदा लिया गया है, और कल्चर का मतलब जो है आपका क्या लिया गया है, कृषि लिया गया है। ठीक है, अब देखिए कि अनुकूल आपकी स्थलाकृति, मृदा और जलवायु जो है वो आपकी कृषि के लिए काफी इंपॉर्टेंट जो है वो आपकी कारक जो है वो रहते हैं। ठीक है, मतलब आपकी एग्रीकल्चर करने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत रहती है, इसमें देखिए अनुकूल जलवायु, इसके अलावा उपजाऊ मृदा, इसके अलावा आपकी जलवायु, और ये सारी चीजें अनुकूल परिस्थितियां, यानी कि हमने जिस भी आपकी फसल की जो है प्रोडक्शन करनी है, बीजना है, उसके अनुकूल परिस्थितियां, जैसे आपका तापमान हुआ, सिंचाई हुआ, या फिर आपका श्रम हुआ, या उन्नत किस्म के बीज हुए, उर्वरक हुए, और भी काफी सारी चीजें जो है वो रहती हैं, वो उपलब्ध होनी चाहिए। अब देखिए कि आपका कृषिगत भूमि किसे कहते हैं, कि देखिए जिस भूमि के ऊपर फसलें उगाई जाती हैं उसे हम लोग कृषिगत भूमि कहते हैं। अगर देखिए, कृषि के अंतर्गत केवल आपका फसल उत्पादन जो है वो इसको ही नहीं रखा जाता है। अब इसमें किन किन चीजों को शामिल किया जाता है, अब देखिए कि इसमें आपका क्या है, कृषि के अंतर्गत आपका मत्स्य, ठीक है, यानी कि आपका मछली पालन जो है वो इसको भी इसमें रखा जाएगा, मत्स्य। इसके अलावा आपका फल उत्पादन, ठीक है, फलों को भी इसी में रखा जाएगा। इसके अलावा आपका रेशम कीट, फिर इसके बाद आपका और कौन सा आएगा, आपका रेशम कीट हुआ, मत्स्य हुआ, मधुमक्खी पालन हुआ,
मुर्गी पालन हुआ या पशुपालन जो है वो आएगा। ठीक है, इसमें इस तरीके की सारी जो फील्ड्स हैं वो आपकी शामिल की जाती हैं। ऐसा नहीं कि इसमें हम लोग फसल उत्पादन ही करते हैं, खाद्यान्न का ही करेंगे या फिर फलों का उत्पादन करेंगे। इसमें मत्स्य उत्पादन भी रहेगा। ठीक है, आपकी जो मुर्गी पालन है वो भी आएगा, रेशम आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें जो हम लोग इसको कृषि में जो है वो सम्मिलित करते हैं। देखिए, इसमें वानिकी भी आएगा, क्योंकि आपको पता है कि कमर्शियल लेवल के ऊपर जो है वो कई जगह बांस को भी उगाया जा रहा है, या इसके अलावा आपका सागवान जो है उसको उगा रहे हैं। तो इसको किस स्तर के ऊपर उगाया जा रहा है कि हम लोग इसको आपका कमर्शियल लेवल के ऊपर सेल आउट जो है वो इनको बेच सकें और इससे आय अर्जित कर सकें। मत्स्य पालन है, आपको पता है आपके हिमाचल प्रदेश में भी आपका जगह जगह पर जो है वो फिश फार्मिंग की जाती है। जैसे अपर हिमाचल में ट्राउट है या आपके गोविंद सागर झील है, इनमें जो है मछली फार्मिंग जो है आपका करते हैं। इसके बाद है आपका रेशम कीट पालन। ठीक है, तो रेशम कीट पालन के जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में ही इसे रखा गया है, क्योंकि यहाँ से जो है वो आपका कोकून जो है वो उसको हम लोग प्राप्त करते हैं। इसके अलावा आपका जो व्यवसाय रहते हैं दूसरे काफी सारे व्यवसाय, जैसे मैंने आपको बताया पशुपालन जो है वो भी इसी के अंतर्गत रखा गया है। आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में इस तरीके की काफी सारी योजनाएं आपकी राज्य सरकारें जो है वो आपकी चला रही हैं। अब नेक्स्ट आपका आएगा यहाँ पर जो भारत में है कितने प्रतिशत लोग जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर करते हैं, और कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है वो आपका चाहे एग्रीकल्चर के लिए है या फिर आपका चरागाहें हैं या फिर कोई दूसरी फील्ड रहती है, उनके लिए अलग अलग प्रतिशत जो है वो आपका डिवाइड किया गया है। इनमें सबसे पहले देखिए कि आपकी लगभग 55% जनसंख्या के लिए जो है वो आजीविका प्राप्त करने के लिए किसके ऊपर निर्भर करती है? एग्रीकल्चर के ऊपर, कृषि के ऊपर निर्भर करती है। अब हमारे अगर भौगोलिक क्षेत्रफल की अगर बात की जाए, भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर हमारे इंडिया का एरिया चलता है। तो इसमें अगर 100 में से डिवाइडेशन किया जाए तो कितना आपका भौगोलिक क्षेत्र का 51% जो भूमि है वो उसके ऊपर कृषि की जाती है। ठीक है, 51% एरिया जो है वो हमारा उसके ऊपर एग्रीकल्चर किया जाता है। एग्रीकल्चर में हर टाइप जो है इसमें शामिल किया जाएगा। 4% लैंड जो है उसके ऊपर क्या है? चरागाह आते हैं, जो ग्रास लैंड्स हैं। ठीक है, वो आपकी इस एरिया के ऊपर आती हैं। और 21% एरिया जो है भारत में आपका फॉरेस्ट कवर एरिया रहेगा, यानी कि वनाच्छादित रहेगा। अब 24% जो है वो आपका भूमि कैसी है? बंजर है, अनुपजाऊ है। ठीक है, अब ये बंजर भूमि जो है वो इसमें क्या है? बिना उपयोग की है, इसके ऊपर ना हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं या कोई दूसरी एक्टिविटीज इसके ऊपर करते हैं। अब आपका ये जो परसेंटाइल है वो आपको डिवाइड किया गया है। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया और वहां से आप ज्वाइन करेंगे, फिर आपको ये ग्रुप में जो है वो ये मिल जाएगी। इसके नेक्स्ट अगला आपका आता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो इसकी स्थापना जो थी 16 जुलाई 1929 को की गई थी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की। इसका मुख्यालय कहां पर है? आपका कृषि भवन न्यू दिल्ली में इसका जो है वो आपका हेडक्वार्टर आएगा। अब स्वरूप यानी कि ये किस चीज को लेके जो है वो आपका काम करता है? तो कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों पर अनुसंधान और शिक्षण कार्यों के लिए भारत सरकार के अधीनस्थ एक शीर्ष क्या है? निकाय है। ठीक है, यानी कि आपका किसके लिए करेगा? एग्रीकल्चर और उससे संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज रहेंगी उनके लिए ये आपका काम करेगा। उद्देश्य क्या है आपका इसका? कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना और उनके बारे में जो लोग कृषि क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं उनको क्या करना है? अपडेट करना है, उनको इसके साथ जोड़ना है, जो आपका कृषि अनुसंधान परिषद का मेनली कार्य रहता है। नेक्स्ट आपका आता है भारतीय कृषि। ठीक है, तो इसके बारे में ही आज हमने करना है, एक ये जर्नल इंट्रोडक्शन रही। तो देखिए, भारतीय कृषि आपके यहाँ पर प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय के नाम से की गई। और वर्तमान में ये जो आपका विद्यालय है आपका कहां पर है? पंतनगर उत्तराखंड में आता है, जिसका नाम बदलकर जो है वो क्या कर दिया गया? गोविंद बल्लभ पंत कृषि
एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया, जो वर्तमान में आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब देखिए कि भारतीय कृषि का इतिहास, ये जो किताब है इसके ऊपर इंडियन एग्रीकल्चर के ऊपर लिखी गई है। वो किसके द्वारा लिखी गई? एमएस रंधावा के द्वारा जो था वो पहली बार इसके ऊपर भारतीय कृषि के ऊपर किताब लेखन का जो था वो कार्य किया गया। ठीक है, तो एमएस रंधावा द्वारा जो था वो भारतीय कृषि के ऊपर किताब लिखी गई थी। नेक्स्ट आपका जो रहेगा कि देखिए भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स भी किए गए हैं भारत में। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए आपके अलग अलग जो हैं वो क्या किए गए, भूमि सुधार जो थे वो किए गए। अब इससे क्या करना था कि आपके कुछ छोटे किसान थे उनको लैंड डिस्ट्रीब्यूशन भी करना था, इसके साथ जो था वो आपका कृषि जो थी उसके उसमें प्रोडक्शन को भी बढ़ाना था। क्योंकि शुरुआती दौर में जो था वो आपके आजादी के बाद जो था वो आपके लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे, जिससे हमारा मेनली जो मोटिव था क्या था कि एग्रीकल्चर को डेवलप करना था। तो देखिए इसमें औपनिवेशिक शासक काल में जमींदारी, रैयतबाड़ी, बहालबाड़ी कृषि व्यवस्थाएं जो थी वो उस टाइम पे चलती थी, जिसमें कृषकों का भूमि से जो था वो जुड़ाव नहीं रहा, है ना। अब इसमें क्या था कि इससे किसके ऊपर प्रभाव पड़ा, जो आपकी प्रोडक्शन थी, भूमि की उत्पादकता जो थी वो भी कम हुई, और जोतों के आकार के वितरण प्रारूप भी क्या हो गए, असमान हुए। ठीक है, मतलब आपका यहाँ पर क्या इसका बोलने का मतलब है कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो इक्वली नहीं था, कुछ के पास ज्यादा थी, कुछ के पास कम थी। अब छोटे आकार की जोतों में कृषि जो है वो इसमें व्यापक कार्य करना जो था वो पॉसिबल नहीं था। ठीक है, क्योंकि भूमिहीन मजदूरों की संख्या जो थी वो उस समय भारत में काफी ज्यादा रही। ठीक है, और जो कि क्या था, भूमि के असमान वितरण का ही उसे एक भारत में परिणाम समझा गया। फिर क्या हुआ कि आपका इन सभी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए 1949 में जो था वो आपके भूमि सुधार संबंधी कानून जो थे वो भारत में बनाए गए, जिसमें अलग अलग जो हैं वो आपके रखे गए। तो सबसे पहले आपका आता है हदबंदी। हदबंदी के अंतर्गत क्या था कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो था वो आपका उसके अधिकार में रखे जाने वाली अधिकतम भूमि की जो थी वो सीमा तय कर दी, कि जैसे कोई व्यक्ति जो है वो आपका 20 बीघे भूमि जो है वो आपका रख सकता है, उससे ज्यादा नहीं रख सकता। एक मतलब क्या था कि एक सीमित दायरा जो था वो यहाँ पर बना दिया गया। ठीक है, अब जो अतिरिक्त भूमि इन फार्मर्स के पास थी वो आपकी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी जिन लोगों के पास लैंड नहीं थी। अब नेक्स्ट आपका आता है चकबंदी। तो इसमें क्या था कि चकबंदी के द्वारा जोतों के आकारों को छोटा होने से रोकने और भूमि को आपका एकत्र कर बड़ी जोतों के माध्यम से क्या था, सहकारी कृषि को इनका बढ़ावा देना मेनली मोटिव रहा है। अब देखिए चकबंदी मुख्यतः किन क्षेत्रों में संभव रही है या उन पे है जहां पर आपकी संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। इसलिए चकबंदी जो है इसकी 80% क्रियान्वयन हरित क्रांति के व्यापक प्रभाव वाले क्षेत्रों में ही किया गया, जहां पर आपका हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन के जो थे वो एक अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिले। अब देखिए कि अन्य प्रदेशों में चकबंदी जो है वो आपकी ज्यादा सफल नहीं रही है। इसके लिए उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो आपका बिहार को लिया जा सकता है इसमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बाढ़, सूखा, भूमि की उर्वरकता जैसी विषमताएं आदि इनकी जो है वो काफी ज्यादा समस्या रहती है, और ये क्या है कि संरचनात्मक कारकों का विकास किए बिना जो है वो इन क्षेत्रों में चकबंदी जो है वो क्या है, असंभव है। अब नेक्स्ट आपका जो अगला आता है वो कौन सा है, काश्तकारी सुधार। ठीक है, तो काश्तकारी सुधार जो है वो इसके माध्यम से किसानों को जोतों का अधिकार दिया जाता है। ठीक है, तथा जमींदारों के अन्याय से उनकी क्या की जाएगी, रक्षा भी की जाएगी। और ये काश्तकारी सुधार जो है वो भारत के बहुत कम राज्यों में जो है वो संभव हुए हैं, पॉसिबल हुए हैं। क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल में इसके लिए एक कानून बनाया गया, जहां पर काश्तकारों को जोतों का अधिकार तब तक दिया जाता है जब तक कि भूमि स्वयं, मतलब भूमि का जो स्वामी है, मालिक जो है वो स्वयं पर जो है वो खेती करने ना लग जाए। ठीक है, और इस कानून में कुल उत्पादन का, मतलब इस कानून के तहत जो है वो उसको कुल जितना उसका प्रोडक्शन रहेगी उसका 10वां हिस्सा जो है वो आपका देना पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि आपका एवं छठा भाग भूमि स्वामी को मिलने का प्रावधान रखा गया है। इसी कारण से क्या हुआ कि आपका
ये काश्तकारी सुधार में जो है वो आपकी समस्या बनी रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए खेतों के स्थान पर कोई अन्य व्यवसाय अपना कई लोगों ने जो है वो अदर जो आपके एक्टिविटीज हैं वो लोग करने लग गए हैं। कृषि से जो है वो उन्होंने क्या है कि अपना माइंड जो है वो आपका ये डाइवर्ट कर चुके हैं। अब देखिए कि आपका पहले क्या था कि 1950 और 53 के दौर में कृषि के लिए कानून बनाए गए। अब इस कानून के तहत था आपका 2 करोड़ कृषकों यानी कि दो को काश्तकारी अधिकार और 1 करोड़ भूमिहीन किसानों को जो था वो आपकी लैंड का जो था वो स्वामित्व मालिकाना हक जो था वो दिया गया। लेकिन ये व्यवस्था जो थी काश्तकारी शुरुआती दौर में क्या थी, मौखिक थी, ओरल थी, जो लंबे समय के लिए चल नहीं पाई। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आता है भूदान आंदोलन। ठीक है, तो आपको पता है कि भारत में जो भूदान आंदोलन था वो किन के द्वारा चलाया गया था और क्या इसमें किया गया था। जमीन आपको पता है कि आपका यहाँ पर डोनेशन जो था वो लैंड का किया जा रहा था। तो 18 अप्रैल 1951 में आपका आचार्य विनोबा भावे द्वारा जो था वो भूदान आंदोलन जो था वो इसको शुरू किया गया था। अब इसमें क्या था कि भूदान आंदोलन के द्वारा अतिरिक्त भूमि जो थी स्वैच्छिक अधिग्रहण करने का यहाँ पर प्रयास किया गया। लेकिन भूदान आंदोलन करने वाले जो आपके क्रांतिकारी थे, नेता थे, उनके और प्रशासन के बीच में तालमेल सही नहीं था, जिसके कारण जो था वो आपका क्या था कि दान की गई भूमि जो डोनेशन की गई थी, डोनेशन दिया गया लैंड का, वो उन लोगों को जिनको दी गई थी उन तक वो रीच ही नहीं हुई, उन लोगों को मतलब मिली ही नहीं। दान तो दी गई लेकिन मिली नहीं। तो इसके लिए जो था कि भूमि का असमान वितरण जो था वो आपका बना रहा और आपका वर्तमान में भूमि सुधार को गरीबी निवारण व 20 सूत्रीय कार्यक्रम में इसको शामिल किया कर लिया गया। अब देखिए कि आपका 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि आपके जो भूमिहीन और सीमांत किसानों को भूमि प्रदान की जाए, साथ में उनको भूमि सुधार के लिए जो था 2500 रुपया उनको साथ में दिया जाए, ताकि वो आपका उस लैंड को जो था वो कृषि करने योग्य बना सके। तो ये इसमें मेनली चीज जो थी वो की गई थी। अब इसके नेक्स्ट आपका आता है कि भारत में फसल ऋतुएं। तो आपको पता है कि भारत में जो है वो फसल ऋतुएं अलग अलग रहती हैं। ठीक है, मेजरली जो है वो आपकी 3 जो है वो क्रॉप सीजन आते हैं। आपको पता है रवि, खरीफ, ये हम लोगों ने सामान्यतः सुने हैं। एक आपका जायद का भी रहता है, जिस मौसम में हम लोग वेजिटेबल्स की प्रोडक्शन करते हैं वो भी आपका इसमें आएगा, जिसके 2 सीजन जो है जनरली आपके पूरे भारत में बन जाते हैं। लेकिन देखिए कि आपका जो रवि है, खरीफ है और जायद है, इनके लिए तीनों के लिए अलग अलग क्रॉप्स जो है वो भारत में बीजी जाती हैं। लेकिन इसमें एक ऐसी भी फसल आएगी जो आपका रवि, खरीफ और दोनों सीजन में उसको हम लोग बीजते हैं। जनरली वो चावल आपके रहते हैं जो आपके दोनों सीजन में बीजे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे खरीफ की फसलें। तो देखिए खरीफ की फसलें आपका क्या है, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास और रागी। तो ये जो फसलें हैं आपकी कौन से सीजन में रखी गई हैं, आपके खरीफ वाले सीजन में रखी गई है। अगर इनको देखिए जनरली कौन से मंथ में, जून और जुलाई में जो है वो बीजा जाता है और कटाई जो है वो इनकी अक्टूबर और नवंबर में की जाती है। तो आजकल आपने जो है इसमें से आपके हिमाचल प्रदेश में हमारे कुछ क्षेत्रों में मक्का बीजा हुआ है और कुछ क्षेत्र में जो है वो धान की खेती भी आपके यहाँ की गई है। अब देखिए कि आपके चावल की खेती मुख्य रूप से आपका असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और आपका महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, इन क्षेत्रों में व्यापक स्तर के ऊपर की जाती है। लेकिन देखिए कि आपको चावल जो है भारत में अमन, औस, बोरो, ये आपकी 3 कृषि विधियां हैं चावल की, जो इन तीनों के अलग अलग जो है वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर उगाया जाता है। अगली बात करते हैं रबी की फसल। तो रबी की फसल जो है शीतकालीन फसल है। इसमें गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू आदि जो है वो इसमें शामिल किए जाते हैं। बुआई की अवधि क्या है इसकी, अक्टूबर और नवंबर जो है वो इसकी बुआई की अवधि है। और इसकी कटाई जो है वो आपका कब की जाएगी, मार्च अप्रैल में की जाएगी। अब आपको पता है कि आपका गेहूं जो है वो सबसे ज्यादा उत्तर भारत का जो क्षेत्र है वहां पर इसकी काफी ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो की जाती है, जिसमें आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश,
ये जो राज्य हैं वो आपके इसमें अग्रणी राज्य आते हैं आपके गेहूं के उत्पादन में। अब देखिए कि इसके अलावा अन्य रबी की फसलों के उत्पादन में अग्रणी राज्य ये आपके 5-6 राज्य जो है जिनका नाम लिया ये आते हैं। और इस क्षेत्र में गेहूं की फसल के लिए बारिश जो है वो किससे होती है, लौटते हुए मानसून से या फिर आपका पश्चिमी विक्षोभ के कारण इस उत्तर भारत में शीतकालीन समय में जो है वो बारिश रहती है, जो इन फसलों के लिए काफी ज्यादा आपकी महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट आपका आता है जायद की फसलें। तो जायद की फसलें देखिए आपका इसमें शीत और ग्रीष्म के मध्य में रहता है। जैसे आपका सीजन कोई स्टार्ट होता है तो उसमें क्या रखा देखा जाएगा, जनरली देखिए कि आपका जब आप गेहूं की कटाई करते हैं और मक्की की बिजाई करते हैं, एक तो उस सीजन पे आप लोग सब्जियां जो है वो बीजते हैं, दूसरा आप लोग जब मक्का की कटाई करते हैं और गेहूं की बिजाई करते हैं उस सीजन पे भी आप लोग जो है वेजिटेबल्स बीजते हैं। अब ये दोनों समय ऐसे हैं, ना तो इस समय ज्यादा गर्मी रहेगी ना तो ज्यादा सर्दी रहती है, तो इन्हीं समय पे आप लोग इन फसलों की जो है वो आप लोग क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, बिजाई करते हैं। लेकिन देखिए ये ऐसा अगर बोला जाए कि ये भारत के किसी एक हिस्से में या कुछ एक राज्यों में ऐसी जायद की फसलें उगाई जाती है तो ये कहना गलत रहेगा, क्योंकि ये सीजन जो है वो हमारे संपूर्ण भारत में इस तरीके की जो फसल हैं वो आपकी उगाई जाती हैं। इसमें देखिए रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच में जो ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें हैं आपको उनको क्या बोलेंगे, जायद फसलें। जनरली इसमें देखा जाए तो तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार की जो सब्जियां हैं इनका उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। बुआई की अवधि मार्च, अप्रैल और जून और जुलाई में जो है इनकी कटाई हो जाती है। अगर आपको कोई चीज पता ना चले तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये चीज जो है वो यहां से समझ नहीं आई है। अब बात की जाए रबी और खरीफ, ये दो शब्द कहां से आए, तो ये दो शब्द जो हैं वो आपके अरबी भाषा के शब्द हैं, यानी कि अरबी भाषा जो है वो ये आए हैं। अब यहाँ पर रवि का अर्थ क्या है, बसंत है, और खरीफ का अर्थ क्या निकलता है, पतझड़। अब इन दोनों शब्दों का प्रचलन जो है वो कब से शुरू माना जाता है कि भारतीय कृषि में ये शब्द मुगल काल के दौरान जो था वो प्रचलन में आए थे, रवि और खरीफ। कौन सी भाषा के शब्द हैं ये, तो ये आपके अरबी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, ये काफी पहले से जो था वो भारत में इनकी मुगल काल से जो है इन दोनों शब्दों की शुरुआत मानी जाती है। अब नेक्स्ट जो आपका आएगा रबी और खरीफ में क्या अंतर रहता है, पहले हमने किया है। ठीक है, तो रबी क्या है आपका सर्दियों में बोई जाने वाली फसलें, इनकी बुआई जो है वो अक्टूबर से दिसंबर, ठीक है, और कटाई जो है वो मार्च से अप्रैल के बीच में की जाती है। नेक्स्ट आपका क्या है खरीफ, मानसून आते ही बोई गई फसलें आपका ये किस में आएंगी, खरीफ में आएंगी, यानी कि इनको जनरली आप लोग कब बीजते हैं, वर्षा ऋतु या बरसात के शुरू होने के साथ ही आप लोग बीजते हैं। बुआई का समय क्या है, जून और जुलाई के बीच में बीजी जाती है, और सितंबर अक्टूबर के बीच में इन फसलों की आप लोग कटाई करते हैं। तो ये था आपका रबी और खरीफ की फसलों में अंतर। अब भारत की प्रमुख खाद्य फसलें इनके बारे में करेंगे कि भारत में मेनली जो है वो कौन कौन सी खाद्य फसलें जो है वो आपकी उगाई जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ये जो है वो आपकी महत्वपूर्ण और काफी ज्यादा एक बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली फसलें हैं। इसके अलावा देखिए आपकी फसलें जो हैं वो इसमें किन किन चीजों को शामिल किया गया है, तो फसलों में आप लोग देखिए कि आपकी कितने टाइप के रहते हैं। पहले आपका आएगा खाद्य फसलें, खाद्य फसलें रहेंगी। फिर इसके बाद आपकी पेय फसलें आएंगी। फिर इसके बाद आपकी कौन सी आती हैं, रेशेदार। तो इसमें तो आपको पता है कि चावल, मक्का, ज्वार ये सारी इसमें आ गई। अब रेशेदार फसलें आपकी कौन सी रहेंगी, आपका कपास, इसके अलावा आपका जूट, ये जो है वो आपकी रेशेदार फसलों में रखी जाएंगी। अब पेय फसलों में आपकी कौन सी आएगी, चाय, कॉफी, ये आपकी पेय फसलों में इसको जो है वो आपका रखा जाता है। अगर किसी को कोई चीज समझ ना आए तो वो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो इनको कहा जाता है। अब ये सारी होगी आपकी ये वाली।
अब इसके बाद देखिए कि भारत में आपकी जो अलग अलग आपकी फसलें हैं, ये सारी उगाते हैं हम लोग। तो जनरली इसमें देखिए कि भारत में कुल बोए गए क्षेत्र में कितने प्रतिशत हिस्से के ऊपर हम लोग अनाज उगाते हैं? तो 54% क्षेत्र के ऊपर हम लोग आसान भाषा में जो है वो आपका अनाज उगाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो आपका शेष क्षेत्र है उसमें अलग अलग एक्टिविटीज भारत में की जाती हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने खाद्य फसलें जो हैं वो इनको करेंगे। खाद्य फसलों में सबसे पहले किसके बारे में करेंगे? चावल के बारे में, धान के बारे में हमने करना है। तो चावल क्या है? एक उष्ण कटिबंधीय पौधा इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए? आपका गर्मी भी चाहिए। इसके अलावा घास प्रजाति, ठीक है, ओरियाजा सैटिवा यानी कि एशियाई चावल, और दूसरा है आपका ओरियाजा आपका ग्लोबेरीमा, ठीक है, अफ्रीकी चावल का बीज जो है वो हम लोग इसे कहते हैं। अब देखिए कि इसकी 3000 से अधिक किस्में जो हैं वो आपकी पाई जाती हैं। अब भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो हम लोग इसे कहते हैं। और निर्यातक देशों की सूची में अगर देखा जाए तो भारत जो है वो प्रथम स्थान के ऊपर आता है। सबसे ज्यादा चावल कहां पर उगाया जाता है? आपका चीन में जो है वो उगाया जाता है। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा चावल आपका भारत में उगाया जाता है। अब देखिए कि चावल की फसल जो है वो कैसी फसल है? एक खरीफ की फसल है। इसको बिजाई करते समय अलग तापमान चाहिए, कटाई के समय अलग तापमान चाहिए, और जब इसकी डेवलपमेंट या विकास होता है या ग्रोथ होती है तो उस समय पे इसके लिए अलग से टेम्परेचर चाहिए रहता है। ठीक है। अब देखिए कि आपका चावल के लिए उच्च तापमान यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक चाहिए। ठीक है। और बुआई के समय 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तापमान, ठीक है, चाहिए होता है। और देखिए विकास के समय 23 से 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान इसके लिए चाहिए। अब जब कटाई करनी है तो 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस यानी कि उच्च आर्द्रता आपका इसके लिए क्या चाहिए? कटाई के लिए कितना चाहिए? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। 100 सेंटीमीटर से अधिक जो है वो इसके लिए क्या जरूरत रहती है? रेनफॉल की, बारिश चाहिए। अब देखिए कि इस फसल को अमन, आपका साली और अगहनी अलग अलग नामों से जो है वो इसे जाना जाता है। ठीक है। अब अगर देखा जाए पूर्वी भारत और आपका तमिलनाडु में क्रमशः शरद ऋतु तथा ग्रीष्म ऋतु की फसल जो है वो हम लोग इसे कहते हैं, जिसे क्रमशः आपका औस या कार्तिकेय एवं बोरो या डलुआ के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इन नामों से हम लोग इसे जानते हैं। देखिए आपका अलग अलग रीजन में चावल की फसल जो है वो अलग अलग नामों से जानी जाती है, जिसमें आपका सबसे देखिए आपका अमन, साली, अगहनी ये कहाँ है? ये अलग रीजन में। अब आपका औस, कार्तिकेय या फिर आपका बोरो ये अलग क्षेत्र में इसको इस नाम से हम लोग जानते हैं। पर देखिए कि भारत में खाद्यान्न के अंतर्गत 1/3 जो हिस्सा रहता है खाद्यान्न उत्पादन के लिए, जितना हम लोग क्या करते हैं? एग्रीकल्चर करते हैं, कृषि भूमि है, उसके 1/3 हिस्से के ऊपर भारत में क्या उगाया जाता है? चावल उगाया जाता है। ठीक है। और अधिकांश हिस्से के ऊपर चावल की खेती करते हैं। अब देश में लगभग 62% जो चावल है उसकी खेती किसके अंतर्गत की जाती है? अमन फसल के अंतर्गत की जाती है। एग्जामिनर यहाँ पर आपसे पूछ लेता है कि जो अमन और बोरो है ये किससे संबंधित है? अमन की फसल चावल से है, बोरो वो भी चावल से है, औंस ये भी चावल से है। ये है कि एक्चुअल में आपका जो बीज डालना है या चावल की खेती करने के अलग अलग तरीके जो हैं वो रहते हैं, जिन्हें हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। और सामान्यतः औंस फसल इसमें क्या किया जाएगा? औंस की फसल में बीज का छिड़काव किया जाएगा, है ना। अब बोरो में क्या है कि आप लोग बोरो जो फसल रहती है पहले आप लोग उसकी प्लीरी जो है वो तैयार करेंगे, नर्सरी उसकी लगाएंगे, फिर वहां से उन पौधों को उखाड़ कर आप किसी दूसरी जगह में लगाएंगे जाकर, तो वो आपकी क्या हुई? बोरो हुई। फिर नेक्स्ट जो आपका रहता है, जो आपका बोरो आया प्रतिरोपण, ठीक है, मतलब बोरो में आप लोग प्रतिरोपण करेंगे। इसके बाद अमन, अमन देखिए अमन में क्या है कि आपकी बोरो विधि और आपका दूसरी विधि दोनों का ही मिक्सचर जो है आपका इसमें किया जाता है। बीज छिड़कर भी किया जाता है और आपका प्रत्यारोपित भी किया जाता है।
यानी कि एक में क्या है, जैसे आप लोग हिमाचल रीजन में प्याज के लिए जो नर्सरी लगाते हैं, फिर उसके बाद उसको प्याज को निकाल कर किसी दूसरे क्षेत्र में बीजते हैं, जाके अलग अलग प्लांट्स जो है वो उसके करके लगाते हैं। अब देश में देखिए कि आपका चावल उत्पादन का 50% से अधिक चावल जो है वो आपका पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश जो राज्य हैं वो यही आपके भारत का 50% चावल का उत्पादन कर देते हैं। ठीक है, इन्हीं राज्यों से जो है वो हमें चावल की प्रोडक्शन मिल जाती है आराम से। अब देखिए कि आपका 1950 के बाद अगर देखा जाए तो भारत में 35% से अधिक चावल का उत्पादन जो है वो इसमें हमें वृद्धि मिली है, यानी कि 20 आपका 35% जो राइस है इसमें हमारी यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा ग्रोथ रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका क्या आएगा कि भारत में इस फसल की खेती करने वाले क्षेत्र में आपके कौन से आएंगे, पश्चिमी तटीय पट्टी, पूर्वी तटीय पट्टी, इन रूपों में जो है वो इसको आपका डिवाइड किया जाता है भारत में, और जिसमें आपके सभी डेल्टाई क्षेत्र जो है वो आपके शामिल किए जाते हैं। इसमें देखिए आपका पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ और आपका हरियाणा, इन राज्यों को इसमें शामिल किया जाता है। इन्हीं क्षेत्र में जो है वो आपका सबसे ज्यादा चावल उगाया जाता है। अब देखिए कि आंध्र प्रदेश को भारत का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। अब आपका अलाइड के एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन भी आया था कि आपका देखिए भारत में कृष्णा गोदावरी डेल्टा को चावल का कटोरा भी कहा जाता है, और इसका अधिकांश हिस्सा एक राज्य में आता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, और ज्यादातर दूसरा जो राज्य है वो आपका तेलंगाना, वहां पर भी आपका इसका कुछ एक हिस्सा आता है। और ये कौन सी दो नदियां आपकी कृष्णा और गोदावरी नदी डेल्टा जो है वो यहाँ इस क्षेत्र में शामिल किए गए हैं। अब देखिए कि चावल की खेती जो है वो इसके क्या है के तरीके, चावल की खेती और उसके प्राकृतिक आधार पर विभिन्न प्रणालियों के द्वारा की जा सकती है। यानी कि इसका बोलने का मतलब क्या है कि आपका चावल जो है एग्रीकल्चर, इसकी खेती अलग अलग तरीकों से जो है वो आपकी की जा सकती है, अलग अलग प्राकृतिक तरीके इसमें रह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है भारत में जो क्लाइमेट है वो आपका हर जगह पे एक जैसा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर तापमान, जलवायु, आपका हर चीज में जो है वो भिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट आपका जो है भारत में कुल कृषिगत क्षेत्र में सर्वाधिक यानी कि 1/4 हिस्से के ऊपर जो है वो चावल की खेती की जाती है। चावल की 3 फसल मौसम जो है, चावल की फसल के लिए 3 मौसम रहते हैं, जिसमें आपका खरीफ भी आ गया, रबी आ गया, ग्रीष्मकालीन फसल। ठीक है, भारत के कुछ ऐसे भी तटीय राज्य हैं जहां पर पूरा साल भर जो है वो चावल की खेती जो है वो इसका उत्पादन किया जाता है, यानी कि आपके जो कोस्टल रीजन है, क्योंकि उस समय जो है शीतकाल में भी बारिश जो है वो चावल की खेती के लिए उपलब्ध हो जाती है नॉर्मली, क्योंकि ये सारा रहता है आपका कोस्टल रीजन जो है वो यहाँ पर रहेगा। अब इसमें आपका कुछ एक जो है वो इसके लिए जो है कृषि विधियां भी आपकी अपनाई जाती हैं। सबसे पहला आपका आएगा ड्रिलिंग विधि। तो ड्रिलिंग विधि जो है, इस विधि में भूमि की जुताई और बीजों की बुआई जो है वो इसे शामिल किया गया है। ठीक है, जुताई और बीजों की बुआई दोनों शामिल की गई हैं। प्रसारण विधि, तो इस विधि में बीजों को हाथ से जो है वो आपका प्रसारित किया जाता है। जैसे आपके हिमाचल प्रदेश में बीज का छिड़काव किया जाता है, उस विधि को हम लोग इसमें कहेंगे। और इनका प्रयोग जो है वो उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां पर शुष्क और कम फलदायी मौसम जो है वो आपका रहता है। नेक्स्ट है आपकी प्रत्यारोपण विधि। तो इस पद्धति में प्रयोग जो है आपका क्या है, भरपूर वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है वो वहां पर किया जाएगा, जहां पर आपका क्या रहता है, पानी और बारिश जो है वो आपकी काफी ज्यादा उपलब्ध रहती है। इस विधि में क्या है, बीज फैलाए जाते हैं और रोप कर जो है वो उनको तैयार किया जाता है, यानी कि नर्सरी में। ठीक है, 4 से 5 सप्ताह के बाद रोपे गए या उनको जो बीज है उनको खोद कर क्या करते हैं, खेतों में लगाया जाता है। जैसा आपका नर्सरी तैयार करते हैं सेम इसमें वैसे आएगा। और पूरी प्रक्रिया ये किसके द्वारा की जाती है, हाथों से की जाती है। लेकिन देखिए आजकल अत्याधुनिक उपकरण आने के बाद जो है वो आपका ये प्लांटेशन जो है मशीनों के जरिए, उपकरणों के जरिए भी भारत में की जा रही है। ठीक है, और इसके लिए ये जो विधि है इसको काफी कठिन जो है वो आपका माना भी जाता है, क्योंकि इसमें
श्रम की काफी ज्यादा जरूरत रहती है। इसके नेक्स्ट आपका आएगा जापानी विधि, जो आपके 1953 में जो था वो इसको शुरू किया गया था। अब इसमें क्या है, बीजों को बोने के लिए या अधिक उपज देने वाली किस्मों, ठीक है, उनके उपयोग की आवश्यकता जो है वो इसमें रहती है। और चावल की खेती जो है वो आपका जापानी तरीका प्रमुख चावल, ठीक है, उत्पादक क्षेत्रों में प्रभावी रूप से जो है वो अपनाया गया है। और ये नवीनतम तकनीक इसे हम लोग कहते हैं। भारत भी इस तकनीक का आपका काफी ज्यादा जो है वो उपयोग करता है। अब नेक्स्ट देखिए कि भारत में चावल उत्पादन के लिए जो है वो शीर्ष 3 राज्य हम लोग करेंगे। यहाँ पर 10 राज्यों की सूची जो है वो दी गई है कि कौन कौन से जो है वो चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य आपके आते हैं। तो सबसे पहले आपका आएगा पश्चिम बंगाल। आपका चावल उत्पादन में पहले स्थान पे जो है वो पश्चिम बंगाल है। दूसरे स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश आएगा, ठीक है, वो भी चावल उत्पादन में है। फिर तीसरे स्थान पर आपका पंजाब आएगा, ठीक है। अब लेकिन आपने यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है कि हरित क्रांति के बाद उत्तर भारत में भी चावल की खेती शुरू की गई थी, जैसे आपका पंजाब हरियाणा ये जो क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि पूरा साल जो खेती बाड़ी है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, बारिश के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन अच्छी सिंचाई सुविधाओं के चलते ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो है इन क्षेत्रों में चावल की खेती भी अब काफी ज्यादा लार्ज स्केल के ऊपर की जाना शुरू हो गई है। इसके बाद आपका आता है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु जो है वो चौथे स्थान के ऊपर है। 5वें नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश आएगा। 6वें नंबर के ऊपर जो है वो आपका बिहार आएगा। 7वें नंबर के ऊपर जो है वो आपका छत्तीसगढ़, फिर आपका उड़ीसा है, फिर आपका असम और केरला। लेकिन देखिए आपके ये कुछ क्षेत्र हैं जहां पर भारत में पूरा साल जो है वो क्या है, चावल की खेती कैसे की जाती है, पूरा वर्ष भर भी कर लेते हैं, क्योंकि कोस्टल जो रीजन है भारत के, इन क्षेत्रों में क्या है कि जनरली आपकी बारिश जो है पूरा साल प्राप्त हो ही जाती है। अब नेक्स्ट आपका क्या आएगा, ठीक है, तो देखिए गेहूं, अगली जो फसल है प्रमुख खाद्यान्न फसलों में अगला जो नंबर आएगा गेहूं। तो चावल के बाद जो है वो गेहूं का भारत में दूसरा स्थान जो है वो आता है। और मैक्सिमम लोग जो है वो गेहूं का एक खाद्यान्न फसल के रूप में उपयोग करते हैं। और भारत विश्व की लगभग 13% गेहूं का उत्पादन अकेला ही कर देता है, ठीक है। विश्व में गेहूं उत्पादन के बाद चीन जो है वो आपका पहले स्थान पे है। उसके बाद आपका भारत जो है वो आपका गेहूं उत्पादन में फर्स्ट रैंक के ऊपर आपका आता है। अब गेहूं की फसल की वृद्धि काल जो है उसके लिए मध्यम तापमान मध्यम वर्षा चाहिए, जबकि फसल कटाई के समय जो है वो आपको पता है कि अच्छी धूप जो है वो उसका आपका तेज धूप की आवश्यकता इसके लिए रहती है जब आपके इसका कटाई का सीजन भारत में आता है। अब गेहूं के लिए जो है सामान्यतः 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत रहती है। अब बोते समय कितना चाहिए इसको, बीजते समय 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। और इसकी ग्रोथ के लिए चाहिए आपका 15 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान चाहिए। पकते समय 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक का जो है वो तापमान की इसे जरूरत रहती है। और 80 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा की गेहूं के लिए आवश्यकता रहती है। लेकिन देखिए कि उत्तर भारत में सिंचाई सुविधाएं अच्छे होने के साथ और दूसरा क्या है कि लौटते हुए मॉनसून यानी कि आपका पश्चिमी विक्षोभ के कारण आपके भारत में इस क्षेत्रों उत्तर भारत में जो है वो काफी रेनफॉल जो है रहता है, जो आपकी इन फसलों के उत्पादन के लिए काफी ज्यादा जो है वो सहायक रहता है। अब आगे है गेहूं के विकास के लिए सुअपवाहित जो दोमट मृदा है इसमें काफी ज्यादा जो है आपका इसमें उत्पादन होता है। और भारत में अधिकांश गेहूं जो है वो भारत के विशालतम मैदान यानी कि आपका इंडस गंगेटिक मैदान, सिंधु गंगा के जो मैदान है इन्हीं मैदानी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा गेहूं आपकी उगाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है जलोढ़ काप मिट्टियों के निक्षेप पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कि फसल का 85% जो हिस्सा है वो आपका कहां पर, उत्तरी मध्य भाग में केंद्रित है। भारत में जो आपकी खेती की जाती है गेहूं की, उसका जो आपका 85% एरिया है वो आपका कौन से, आपका जो उत्तर भारत है और मध्य भारत है यहीं पर जो है वो केंद्रित रहता है इसमें। बाकी आपको पता है कि मैक्सिमम एरिया में जो है वो आपके किसकी खेती की जाती है, चावल की खेती जो है वो हम लोग करते हैं। अब इसके साथ में देश के कृषिगत क्षेत्र में 23% अर्थात
31.45 मिलियन हेक्टेयर पर हम लोग गेहूं की फसल जो है वो इसका उत्पादन करते हैं। ठीक है, इसी रीजन पे जो है वो आपकी खेती यहाँ पर की जाती है 23% एरिया के ऊपर। अब नेक्स्ट क्या है कि भारत में दो प्रकार की गेहूं जो है वो आपकी उगाई जाती है। एक आपकी जनरली आती है सामान्य रोटी की गेहूं। ठीक है, सामान्य रोटी की गेहूं जो है वो इसका रंग कैसा होगा, सफेद होगा और मुलायम जो है वो ये रहती है। ठीक है, और भारत के उत्तरी मैदानी भागों में उगाई जाती है, जो आपके इसमें शामिल किए जाते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश और आपका उत्तराखंड जो क्षेत्र है वो इसमें शामिल किया जाता है। दूसरी है मैक्रोनी गेहूं। तो मैक्रोनी गेहूं जो है असिंचित परिस्थितियों या फिर आपका सूखा प्रभावित क्षेत्रों में उसके लिए जो है सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। अब देखिए लाल रंग और ये जो है वो कठोर जो है वो इसका नेचर रहता है, जिसकी खेती क्या है कि भारत के प्रायद्वीपीय हिस्से में यानी कि जो आपके काली मिट्टी वाले क्षेत्र है वहां पर की जाती है इसकी खेती। अब आपको आपको पता है कि आपका काली मिट्टी वाले जो क्षेत्र है वो कहाँ पर आएंगे, दक्कन ट्रैप वाला जो रीजन है वहां पर, गुजरात, महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में जो है वो आपका इस टाइप की मैक्रोनी टाइप की गेहूं जो है वो इसका उत्पादन किया जाता है। अब नेक्स्ट अगला आपका आएगा गेहूं। ठीक है, गेहूं के जो आपकी प्रजातियां हैं भारत में कि कौन कौन सी किस्में भारत में इसकी उगाई जाती हैं, और जनरली कुछ के आपको नाम भी पता रहेंगे कि कौन कौन सी आपकी गेहूं की टाइप्स हैं जो आपकी उगाई जाती हैं। तो देखो गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो है वो भारतीय वैज्ञानिकों ने कई प्रकार की जो वैज्ञानिक तकनीकों से बौनी प्रजाति की गेहूं भी विकसित करी करी है, जिसमें आपका लर्मा रोजो 64, आपका सोनार 63, 64, मेया 64 और आपकी 5, ये 5 नहीं आएगा, ये आपका S227 आएगा। ठीक है, परीक्षण देश के गेहूं उत्पादन राज्यों में किया गया है। अब आपका नौरीना 10 गेहूं में जो है वो बौनेपन का जीन हम लोग इसे कहते हैं। ठीक है, नौरीना 10 क्या है कि गेहूं में बौनेपन का एक आपका जीन जो है वो इसे हम लोग कहेंगे। अब राज की आपका 3077 गेहूं की ही एक प्रजाति है और ये बहुत देर से बुआई के लिए और सिंचित क्षेत्रों के लिए इसको उपयुक्त माना गया है। इसके यानी कि जो राज किस्म की गेहूं है इसकी खेती जो है वो आपका काफी लेट जो है वो की जाती है। इसकी औसत उत्पादन क्षमता जो है वो आपका 36 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जो है वो मानी गई है। ठीक है, यहाँ पर आपका हेक्टेयर आएगा। इसके अलावा गेहूं की कुछ अन्य किस्में जो आपकी काफी फेमस है और पूरे भारत में इन फसलों को इन आपकी जो किस्में हैं उगाया जाता है, जिसमें आपका सोनालिका, अर्जुन, कुंचन, अमर, ठीक है, जिसको हम लोग HW2000 के नाम से भी जानते हैं, भवानी HW1085, इसके बाद है चब्बिका। ठीक है, ये आपका चंद्रिका आएगा HPW9465, इसके अलावा है प्रभानी। ठीक है, 51 पूसा। ठीक है, पूसा जो है वो आपकी अलग किस्म की है। इसके बाद कल्याण, सोना, मैक्रोनी, ये जो गेहूं की किस्में हैं भारत में अलग अलग रीजन में जो है वो इसको हम लोग उगाते हैं। इसके बाद आपका उत्तरी भारतीय राज्य जैसे आपका पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और सिंधु गंगा के जो मैदानी क्षेत्र हैं वो भारत का इसे क्या कहा जाता है, गेहूं का कटोरा भी कहा जाता है। यानी कि कुल मिला के अगर देखा जाए पंजाब, हरियाणा, आपका उत्तर प्रदेश हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ या फिर आपका उत्तराखंड हुआ, इन्हीं राज्यों में भारत में जो है वो गेहूं सबसे ज्यादा आपकी उगाई जाती है। ठीक है, अगर आपको कोई चीज समझ ना आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बता सकते हैं। अब नेक्स्ट गेहूं की फसल से संबंधित कुछ एक रोग भी हैं जो आपके अलग अलग रीजनों से, अलग अलग कारणों से जो है वो लगते हैं। ठीक है, इनमें आपका सबसे पहले कौन सा आएगा, देखिए पहले आप लोग जनरली ये देखिए कि गेहूं में जो है वो सामान्य तौर पर कौन कौन से रोग आपके लगते हैं। सबसे पहले आपका आएगा पीला गिट। ठीक है, येलो रस्ट, फिर आपका ब्राउन रस्ट आएगा, फिर आपका ब्लैक रस्ट आएगा। जनरली अभी आपका रिसेंटली गेहूं का सीजन जो है वो हमारा ऑफ हुआ अभी 1 डेढ़ 2 महीने पहले। तो जब आपकी गेहूं छोटी थी तो आपने देखा होगा कि उसके पत्तों के ऊपर जो था पीले रंग के चकत्ते पड़ रहे थे या फिर आपका ब्राउन रंग के या फिर आपके काले रंग के, तो वो आपके ये रोग रहते हैं इसमें। ठीक है, तो ये हमारी गेहूं को जो है वो आपका इन्फेक्शन करते हैं और ये जनरली आपका एक फंगस के द्वारा एक जनित रोग रहेगा।
अब देखिए आपका सबसे जो फेमस रहा है करनाल बट, तो गेहूं का एक कवक जनित रोग है और ये रोग आपका टिलेटिया इंडिका नामक एक कवक से जो है वो होता है और इसकी पहचान जो थी सबसे पहले 1931 में की गई थी। अब आपका ये रोगों का जो था वो, जब गेहूं में सामान्य तौर पर बीमारियां लगती हैं, इनके बारे में पता चल गया। अब भारत में जो गेहूं उत्पादन में 3 शीर्ष राज्य हैं, उसमें कौन कौन से आएंगे? सबसे पहले आपका उत्तर प्रदेश, जो 35.50 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन करके नंबर 1 पे रहता है। नंबर 2 पे आपका मध्य प्रदेश, जो आपका 17.62 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है आपका पंजाब, 17.14 मिलियन टन, तो ये इतनी गेहूं का उत्पादन करता है। अब नेक्स्ट जो आपका आएगा, तो ये है क्षेत्रफल वाले शीर्ष राज्य, जहां पर आपका सबसे ज्यादा एरिया के ऊपर जो है वो आपका एग्रीकल्चर किया जाता है, कृषि की जाती है, एरिया ज्यादा है वहां पर। तो पहले स्थान पे आपका उत्तर प्रदेश 30.19% क्षेत्र के ऊपर, मध्य प्रदेश 20.63% और पंजाब 11.15% क्षेत्र के साथ तीसरे स्थान के ऊपर रहेगा। जो आपके एरिया वाइज भी 3 शीर्ष राज्य आगे, और दूसरा आपका कैसे आगे कि उत्पादन के आधार पर अगले ये राज्य जो है वो इसमें शामिल किए गए। नेक्स्ट आपका ये कुछ एक आपका मैप है, जहां पर भारत में जो है अलग अलग रीजन में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो आपका पहले स्थान के ऊपर उत्तर प्रदेश है, ठीक है, और दूसरे स्थान के ऊपर आपका मध्य प्रदेश आएगा, तीसरे स्थान के ऊपर आपका पंजाब है, चौथे स्थान के ऊपर आपका हरियाणा है, पांचवें स्थान के ऊपर आपका राजस्थान है, फिर आपका 6वें नंबर के ऊपर बिहार आएगा, फिर इसके बाद आपका 7th रैंक के ऊपर जो है वो गुजरात आएगा। इस तरीके से जो है वो भारत में गेहूं उत्पादन के शीर्ष 10 राज्य आएंगे। और ये वाला मैप जो है वो इस तरीके से आपका पूरे भारत में ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर आपकी गेहूं आपकी उगाई जाती है। नेक्स्ट आपकी इसके बाद वाली जो आपकी खाद्यान्न फसलों में इसको रखा गया है, सबसे पहले आपका आएगा अब गेहूं चावल के बाद ज्वार। तो क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से चावल और गेहूं के बाद जो भारत में तीसरा स्थान आता है वो आपका आता है ज्वार का। ज्वार जो है भारत में तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है और इस फसल का उत्पादन किसके ऊपर निर्भर करता है? वर्षा के ऊपर निर्भर करता है। अब इस फसल को अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है, ठीक है, इसी कारण जो है वो इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता ज्यादातर नहीं रहती है, क्योंकि आपका जहां पर ज्यादा बारिश ऑलरेडी हो रही है उसी क्षेत्र में से उगाते हैं और इसके लिए ज्यादा बारिश जो है पानी की इरिगेशन की जरूरत नहीं रहती है। अब ज्वार जो है अनेक प्रकार की मिट्टियों में, काफी अलग अलग टाइप की जो हमारे भारत में मेजरली 8 टाइप की सॉइल्स हैं, वो हर जगह इसको उगाया जा सकता है। अब ये कम उपजाऊ और आपकी जो बलुई मृदा है वहां पर भी इसे हम लोग उगा सकते हैं। देखिए आपका जो सबसे अच्छी क्वालिटी की इसके उत्पादन के लिए अगर कोई मिट्टी समझी जाती है वो कौन सी है? प्रायद्वीपीय प्रदेश की काली या चीका युक्त दोमट मृदा जो है इसके उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। जैसे आपका जलोढ़ मिट्टी किसके लिए मानी जाती है? कमेंट बॉक्स में बताना है आपने कि किसके लिए जलोढ़ मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी गई है, काली मिट्टी किसके लिए मानी गई है। अब ज्वार जो है वो एक अफ्रीकी मूल का प्लांट हम लोग इसे कहते हैं, जो इसका ओरिजिन माना जाता है अफ्रीका, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय पौधा इसे हम लोग कहते हैं और सामान्यतः 27 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान की इसकी खेती के लिए जरूरत रहती है। 30 से 65 सेंटीमीटर यानी कि 30 से 70 सेंटीमीटर जो है वो आपका ईयरली रेनफॉल की इसके लिए जरूरत रहेगी। अब देखिए कि आपका ये फसल रबी और खरीफ दोनों शस्य ऋतुओं में इसको बीजा जा सकता है और इससे आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, खनिज और विटामिन जो है वो काफी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं इस वाली क्रॉप से। अब नेक्स्ट जो है वो ज्वार गरीब लोगों का एक सस्ता भोजन भी इसे कहा जाता है और पशु चारे फसल के रूप में भी इसका उपयोग भारत में किया जाता है। अब देश के कुल बोए गए क्षेत्र में 24.02 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र के ऊपर मोटे अनाज आपके बीजे जाते हैं। अब इसमें आपका ज्वार हुआ, ठीक है, ज्वार जो है वो काफी प्रमुख है। अब बोए गए क्षेत्र जो आपके टोटल एग्रीकल्चर लैंड है उसमें से कितने एरिया के ऊपर करते हैं हम लोग? 5.50% भाग जो है इसके ऊपर आपका ज्वार बीजा गया है।
अब देखिए कि आपका दक्षिण व मध्य भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों की प्रमुख खाद्य फसल इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, केवल आपका महाराष्ट्र राज्य देश के 38% से अधिक ज्वार का उत्पादन करता है। और आपका अन्य प्रमुख ज्वार उत्पादक राज्य कौन से हैं? आपका कर्नाटक, तमिलनाडु और राजस्थान आपके इसके उत्पादन में अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल किए जाते हैं। अब देखिए आपका राजस्थान भी यहाँ पर हमने लिखा। ठीक है, तो राजस्थान कैसा है? यहाँ पर बारिश कम होती है। तो देखिए कि आपका राजस्थान में बारिश कितनी चाहिए? इसको 30 से 70 सेंटीमीटर तक की बारिश चाहिए। तो कम नमी वाले क्षेत्रों में भी इसे उगाया जा सकता है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। अब दक्कन के पठारी क्षेत्र और दक्षिणी राज्य में खरीफ और रबी दोनों ऋतुओं में इसे बीजा जाता है। ठीक है, जबकि उत्तर भारत में ये क्या है? खरीफ की फसल इसे हम लोग कहते हैं। अब उत्पादक देश कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान के ऊपर, भारत, पाकिस्तान, रूस और चीन जो है वो इसके उत्पादन में अग्रणी देश जो है वो आते हैं। तापमान कितना चाहिए इसको? 25 से 35 डिग्री, 40 से 60 सेंटीमीटर, यानी कि 30 से लगभग 70 सेंटीमीटर के यहाँ जो है वो बारिश इसके लिए चाहिए। मिट्टी कैसी चाहिए इसके लिए? भारी दोमट, हल्की दोमट और आपका एलोबियन सॉइल जो है वो इसके लिए काफी उपलब्ध जो है वो आपकी उपयोगी जो है वो मानी जाती हैं। नेक्स्ट जो है वो आपका ज्वार उत्पादन में 3 शीर्ष राज्य 2019 और 20 के आधार के ऊपर, और क्षेत्रफल में 3 शीर्ष राज्य 2019 और 20 के आधार पर। तो महाराष्ट्र देखिए आपका पहले स्थान के ऊपर है, 38.23% जो है वो ये आपका उत्पादन करता है। इसके बाद कर्नाटका आपका 21.75% का उत्पादन अकेला करता है। इसके बाद तमिलनाडु 10% ज्वार का उत्पादन अकेला तमिलनाडु कर देता है। अब नेक्स्ट जो है आपका महाराष्ट्र, ठीक है, 46.48%। कर्नाटका आपका 17.23% जो आपकी ज्वार है उसका उत्पादन अकेला ही कर देता है। इसके नेक्स्ट आपका क्या है? राजस्थान आपका 13.64%। के बारे में कर रहे थे, यहाँ पर कर रहे थे कि आपका जो कितना प्रतिशत एरिया है उसके बारे में हमने यहाँ पर कर रहे थे कि कौन सा जो है वो इसके उत्पादन में किस नंबर का डालता है। ठीक है, 3 शीर्ष राज्य के कि ये जो क्षेत्र हैं आपके ज्वार का उत्पादन करते हैं, जिसमें आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान आते हैं इसके उत्पादन में। अब इसके नेक्स्ट आपका अगली जो फसल आएगी वो कौन सी है? बाजरा। ठीक है, तो बाजरा देखिए कि भारत के काफी सारे क्षेत्र में बाजरा आपका उगाया जाता है। इनमें सबसे पहले बाजरा क्या है कि आपका अफ्रीकी मूल का इसे हम लोग पौधा कहते हैं, और भारत में इसे गरीब लोगों का आहार भी इसे कहा जाता है, गरीब लोगों का आहार। इसका तना जो है वो हम लोग उसका उपयोग किस रूप में करते हैं? चारे के उपयोग रूप में भी हम लोग इसका यूज जो है वो करते हैं। ठीक है, और पशु चारे के रूप में और झूंपड़ियों और छप्पर बनाने के लिए भी इसे हम लोग प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, अगर किसी को ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, ऑडियो वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई किस रूप में यूज कर रहे हैं इसको? झोंपड़ियां और छप्पर बनाने के लिए भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। सामान्यतः देखिए कि बाजरे की कृषि जो है उष्ण और शुष्क क्षेत्रों में की जाती है। बाजरा जो है हल्की बुआई, काली तथा उच्च भूमियों की आपकी लाल और बजरीली मिट्टियों तक जो है उसे उगाया जा सकता है। जनरली आपका हर टाइप के क्षेत्र में आप लोग बाजरे का उत्पादन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या रहता है कि इसकी सिंचाई के लिए जो है वो ज्यादा हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ती है। कभी इसे हम लोग एकल फसल या कपास, ठीक है, ज्वार, रागी के साथ जो है मिश्रित रूप में भी हम लोग इसकी एग्रीकल्चर कर लेते हैं। अभी देखिए कि ये किसकी फसल इसे आपका माना जाता है? तो ये खरीफ की फसल हम लोग इसे कहते हैं। मई और सितंबर के मध्य में से हम लोग बीजते हैं। ठीक, और अक्टूबर से मार्च के बीच में जो है वो हम लोग इस फसल की कटाई करते हैं। अब देखिए कि ये क्या है? सूखा प्रतिरोधी होने के कारण इसका उपयोग जो है वो राजस्थान में भी अत्यधिक उत्पादन जो है वो किया जाता है। राजस्थान में इसकी सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर की जाती है, क्योंकि ये कैसी फसल इसे माना गया है? सूखा प्रतिरोधी फसल इसे माना गया है। अब आपका
जो कुछ वर्षों में सूखा प्रतिरोधी किस्मों के विकास के कारण गुजरात और हरियाणा में सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण विकास के कारण क्या हुआ कि इस फसल के उत्पादन में भी भारत में वृद्धि देखी गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव के अंतर्गत वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी कि किस रूप में हमने मनाया, मिलेट के रूप में जो है वो मनाया, यानी कि आपका अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में भी इसे मनाया है, मोटे अनाज के वर्ष के रूप में भी इसे सेलिब्रेट किया है। नेक्स्ट आपका आएगा बाजरा उत्पादन में 3 शीर्ष राज्य कौन कौन से आएंगे। इसमें आपका राजस्थान 45.56%, उत्तर प्रदेश आपका 18.86% और हरियाणा आपका 9.91% के साथ जो है वो 3 अग्रणी राज्य इसमें आते हैं। नेक्स्ट है आपका क्षेत्रफल वाले 3 शीर्ष राज्य, तो इसमें आपका राजस्थान 57.1% हिस्से के ऊपर जो है वो आपके इसका एग्रीकल्चर किया जाता है। उत्तर प्रदेश 12.19%, महाराष्ट्र 9.98% क्षेत्र के ऊपर खेती की जाती है। तो ये कुछ एक आपके इसके उत्पादन में जो अग्रणी राज्य थे वो आए और आपके कुछ एक जो थे वो आपके एरिया वाइज आए। अब नेक्स्ट जो हमारी क्रॉप है खाद्यान्न फसलों में, और आप सभी का पसंदीदा शायद भोजन रहेगा ये मक्का। ठीक है, मक्का के बारे में देखिए, मक्का को कॉर्न के नाम से भी हम लोग जानते हैं और आपका पूरे विश्व में इसकी विभिन्न प्रकार की जो आपकी किस्में हैं इनका उत्पादन यहाँ पर किया जाता है और विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं। अलग अलग किस्में जो है पूरे भारत में आपका ये उगाई जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए कि मक्का जो था अमेरिकी मूल का पौधा है और इसे भारत में जो लाने का श्रेय जाता है वो आ जाता है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आपके शुरुआती दौर में ट्रेड करने के लिए भारत में आई थी। ठीक है, तो वो अपने साथ जो थी वो भारत में मक्के को लेकर आई थी। अब यहाँ पर देखिए कि मक्के का प्रयोग स्टार्च ग्लूकोज बनाने के लिए भी किया जाता है और इसके तने का उपयोग किसके लिए किया जाता है, पशु चारे के रूप में भी किया जाता है। आपके कुछ ऐसे देश भी हैं जहां पर इसका उपयोग जो है सुअर पालने के लिए जो है आपका किया जाता है, उनको खिलाने के लिए भी इसका यूज करते हैं। अब मक्का क्या है, एक खाद्य और चारा दोनों प्रकार की फसलें हैं। ठीक है, निम्न कोटि की मिट्टी और अर्ध शुष्क जलवायु वाली जो परिस्थितियां रहती है उसमें भी मक्का को जो है वो आपका उगाया जा सकता है। अब देखिए कि आपका ये फसल भारत के कुल बोए गए क्षेत्र में 9.72 मिलियन हेक्टेयर पर जो है वो आपका उगाई जाती है। ठीक है, अब देखिए कि मक्का की कृषि किसी विशेष क्षेत्र में जो है वो आपका केंद्रित नहीं रहती है कि हम किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो हम मक्का की खेती आपकी की जाती है, तो ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं। अब देखिए कि इसमें क्या है कि पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी भारत को छोड़कर लगभग पूरे भारत में जो है वो आपका मक्का का उत्पादन किया जाता है। अब इसमें कुछ एक राज्य हैं जो इसके उत्पादन में जो है वो आपके काफी आगे रहते हैं। देखिए मक्का मेनली जो है वो खरीफ की फसल है और देश के कुछ भागों में रबी की फसल के रूप में भी इसे बीजा जाता है। अब यहाँ पर देखिए इसके उत्पादन के लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत रहती है और 50 से 100 सेंटीमीटर ईयरली रेनफॉल की इसके लिए जरूरत होती है। ठीक है, पाला और शुष्क पवनें जो है मक्का की फसल के लिए काफी हानिकारक मानी जाती हैं। ठीक है, अब भारत में देखिए पिंटल किसे किस्म की, जबकि जापान और हिमाचल प्रदेश में आपका डेंट किस्म की जो मक्की है वो आपकी उगाई जाती है। तो आपने याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी आपकी जो है फसलें उगाई जाती हैं, डेंट किस्म की जो मक्की है वो आपके हिमाचल प्रदेश में उगाई जाती है। अब मक्का उत्पादन में प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं आपका, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ये जो राज्य आएंगे वो इसके उत्पादन में अग्रणी राज्य आते हैं। हिमाचल प्रदेश भी इन्हीं में शामिल किया जाता है। इसके बाद देखिए कि मक्का में व्हाइट बड नामक रोग जो है वो आपका किसकी कमी से होता है, जस्ता की कमी से जो है वो ये रोग होता है। अब इसके उत्पादन में जो आपके 3 शीर्ष राज्य आएंगे मक्का उत्पादन में, तो राजस्थान, ठीक है, आपका 45, उत्तर प्रदेश 18.86, हरियाणा 9.91 और क्षेत्रफल में 57.01%, उत्तर प्रदेश 12.19 और महाराष्ट्र 9.98% एरिया का लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपका मक्का उत्पादन के लिए किया गया है।
ठीक है, इन क्षेत्रों में आपका ये जो फसल है वो आपकी उगाई जाती है। ठीक है, इसके नेक्स्ट जो है वो हम लोग करेंगे कि मक्का आपका, इसके अलावा जो अन्य फसलें रहती हैं, दलहन, तिलहन, ठीक है, और आपकी अब कौन सी बचती हैं, रेशेदार फसलें, और आपकी बचती हैं पेय फसलें, जिनको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और यूट्यूब चैनल को शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। धन्यवाद।